हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा और आज हम यहां बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप आ जाइए, फटाफट से नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच गया होगा। जल्दी से हम यहां पर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर। फटाफट से आपको स्क्रीन के ऊपर इनकम टैक्स दिखाई दे रहा होगा। जल्दी जल्दी से आप आ जाएं, फटाफट से बताएं कि आप आ गए हैं, जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर। जूनियर अकाउंटेंट की क्लासेस मैंने लाइव के लिए आपको बोला ही था, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं पीडीएफ को। तो सबसे पहले कर क्या है फ्रेंड्स, फटाफट से बताएं। आप लाइव आ गए हैं तो अगर आपको आ रहा है तो बताएं मुझे, शुरू कर दें क्लास को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकम टैक्स क्या है, आप लोगों के डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे दिखाई देगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कर क्या है। सरकार द्वारा, देखिए आप सभी जानते हैं कि कर क्या है। कर क्या है कि समाज के कल्याण को, अब समाज के कल्याण के लिए जो भी हमें पैसा तो चाहिए ना कल्याण करने के लिए, तो वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा करों के माध्यम से आता है। तो वो कर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो ये हमें समझना है, कितने तरह के कर हैं? दो तरह के कर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है ये हमें समझना है। तो देखिए दो तरह के टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो कि डायरेक्ट, जिस पे लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। गाइस ध्यान से सुनिए, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे लगाया जाता है उसी से ही वसूल किया जाता है। तो ये आपको हमारी जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। प्रत्यक्ष कर जिस पे लगाया जाता है उसी से ही वसूल किया जाता है, यानी कि इनकम टैक्स। इसका उदाहरण क्या है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इनकम टैक्स। आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स क्या होता है? जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी से ही वसूल किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स मेरे पे लगाया गया है तो वसूला भी किससे जाएगा? मुझी से वसूला जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अब क्वेश्चन किस तरह से आप आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट से आप मुझे बताएं कि आप लोग लाइव हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है? देखिए अप्रत्यक्ष कर आपके स्क्रीन पे है। अप्रत्यक्ष कर वो कर है जिस पे लगाया जाता है उससे ना वसूल कर किसी थर्ड पार्टी से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जिस पे लगाया जाता है उससे ना लेकर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पर ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है और सी हमारी यहां पे है गवर्नमेंट। ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है और सी है गवर्नमेंट। जब आप शॉप से बिस्किट लेके आते हो या शॉप से जब कुछ लेके आते हो तब क्या होता है? तब हम बी पर्सन ने ए पर्सन से बिस्किट खरीदा, मान लीजिए 10 रुपए का बिस्किट खरीदा। अब ये जब 10 रुपए का बिस्किट खरीदा तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है, इसके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है। ये 10 रुपए के जीएसटी के अंदर जब जीएसटी लगा होता है, दिया किसने? कस्टमर ने। जब ए को पैसे दिए, कस्टमर ने जब ए को पैसे दिए, ध्यान से सुनिएगा, जब कस्टमर ने ए को पैसे दिए तो जीएसटी किसको दे दिया? ए को। भुगतान ए कर रहा है गवर्नमेंट को, चुकाया किसने है? चुकाया तो बी ने है, पर सरकार को कौन दे रहा है? सरकार को ए दे रहा है। इसे ही बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। फटाफट से जिसको समझ नहीं आया मुझे बताएंगे, फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि अप्रत्यक्ष कर समझ आ गया है। चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, फटाफट से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसको समझ नहीं आया मुझे बताएं, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स को यहां पर। तो प्रत्यक्ष कर वो है जो डायरेक्ट जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी से ही वसूला जाता है, और अप्रत्यक्ष कर वो कर है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उससे ना लेकर किसी थर्ड पर्सन से, यानी कि कोई थर्ड पर्सन उसको चुकाता है। फटाफट से आप मुझे बताएं कि क्या आप तक पिक्चर पहुंच पा रही है? क्या आप तक पिक्चर पहुंच पा रही है? राकेश जी अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब Q&A खेलेंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे यहां पर।
चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या स्क्रीन आप लोगों तक आ पा रही है? तो देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर दो प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष कर दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कर दो प्रकार के हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के हैं। कर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में सबसे पहले आयकर और दूसरा क्या है? दूसरा भी क्या है? फॉरेन पर्सन से क्या करना हमें? फॉरेन पर्सन से हमें क्या करना है? फॉरेन पर्सन से हमें क्या करना है? फॉरेन पर्सन से हमें क्या करना है? जब टैक्स लेते हैं तो यहां फॉल कर जाता है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, जब हम फॉरेन पर्सन से टैक्स वसूलते हैं उनकी इनकम पे, या हमारी पर्सन जब बाहर जाके कोई इनकम कमाते हैं और उसको छुपाते हैं तो अघोषित इनकम होती है, तो वो इनकम टैक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये भी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, ये भी इनकम टैक्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जीएसटी। फटाफट से मुझे बताएं क्या पिक्चर ढंग से आ रही है? फटाफट से आप मुझे बताएं क्या पिक्चर ढंग से आ पा रही है? आप देखें उसमें रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, फटाफट से बताएं अगर पिक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर में है माल एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी, सीमा शुल्क यानी कि आपकी कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा? आगे जब हमने बढ़ा तो हमने क्या देखा? कर लगाने का अधिकार, पावर लगाने की यानी कि टैक्स लेने की जो पावर है वो किसके पास है? अनुच्छेद 246। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 246। ठीक है, अब इसके तहत ही किसी सरकार को टैक्स लेने की पावर है। अनुच्छेद 246 संविधान पावर देता है इसके तहत टैक्स लगाने की। टैक्स कितनी श्रेणियों में लगाया जा सकता है? यानी कि टैक्स लगाने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संगामी सूची। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची में राज्य सरकार के पास, और संगामी सूची जो है इसमें दोनों सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। गाइस ध्यान से सुनना है, हमारे पास 2 अनुच्छेद हैं, 265 और 246। ये मिलकर, ध्यान से सुनिए, ये दोनों मिलकर हमें क्या करती हैं? टैक्स लगाने की पावर देती हैं। संघ सूची, इसके बाद बात करते हैं हम संघ सूची में। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार संघ सूची में टैक्स लगा सकती है। और इनकम टैक्स कौन सी सूची के तहत लगाया गया है? संघीय सूची के तहत इनकम टैक्स को लगाया गया है। राज्य सरकार अगर कोई टैक्स लगाती है तो वो राज्य सूची के अनुसार लगाती है। और उसके अलावा क्या है? संघीय सूची, जिसके अंदर पहले सर्विस टैक्स आता था, जिसके तहत पहले सर्विस टैक्स आता था। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि टैक्स क्या है। नॉर्मली जो सरकार को खर्चे करने हैं, सरकार को जो खर्चे करने हैं उसके लिए वो टैक्स लगाती है। वेरी गुड। कितने टाइप के टैक्सेस हैं? 2 तरह के टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, और साथ में अघोषित विदेशी आय पर लगाया जाने वाला टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी और सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा है वो। कर लगाने का अधिकार उसको अनुच्छेद 265 और 246 के तहत मिलता है, जिसके तहत साथ में 3 सूचियां हमें ध्यान देनी है। 3 सूचियां कौन सी हैं? सबसे पहले संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा रहती है हमारी संगामी सूची। संघीय सूची के तहत केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है। राज्य सूची में राज्य सरकारें टैक्स वसूलती हैं, जैसे वैट राज्य सरकार की कौन सी सूची में आता था? राज्य सूची में। और संगामी सूची दोनों को पावर देती है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि भारत सरकार यानी कि भारत में जो आयकर लगता है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा इनकम टैक्स शुरू हो गया है। भारत में जो आयकर कानून कैसे लगता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी जब एक्ट होता है उसको संविधान से पावर लेनी पड़ती है।
तो वो पावर हमने संघीय सूची में ले ली। ध्यान से सुनिएगा, वो पावर हमने कहां ले ली? वो पावर हमने संघीय सूची में ले ली है। चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कौन सी सूची के तहत लगाया जा रहा है? इनकम टैक्स संघीय सूची के तहत लगाया जा रहा है। अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद क्या समझना है? इसके बाद हमें समझना है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार आगे लेके चलता हूं, हम वापस से आएंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट की है कि हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट, सबसे पहले क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, जिसे मैंने यहां पे लिखा है आयकर अधिनियम 1961। ठीक है, इसके लिए जो नियम बनाए गए थे वो 1962 में लागू हुए। तो एक्ट का नाम क्या है? आयकर अधिनियम। एक्ट का नाम क्या है? आयकर अधिनियम 1961। इसके लिए नियम कब आए? 1962 में। ये आपको ध्यान रखने, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जिस भी स्टूडेंट से बात करते हैं वो यही कहता है कि सर इनकम टैक्स काफी हार्ड होता है। उस इनकम टैक्स को हम यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से इजी मैनर्ड में करने वाले हैं। तो आपको फटाफट से मेरे साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो आपको यह याद रखना है कि आयकर अधिनियम 1961, दूसरा उसके नियम कब आए? 1962 में। अच्छा जी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मुझे फटाफट से बताएं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलेबस चेंज होगा? नहीं राकेश जी, चेंज होने के चांस नहीं लग रहे। सिलेबस चेंज होने के चांस नहीं लग रहे हैं। आयकर अधिनियम 1961 से, और ये क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो आयकर अधिनियम 1961 में आया, उसके जो रूल्स हैं वो 1962 में आए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट में और क्या क्या जरूरी होता है, इनकम टैक्स एक्ट कैसे काम करता है, ये हम अब आगे समझ लेते हैं। चलिए, इसमें क्या समझना है हमें? देखिए, कभी भी कोई कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसको कई प्रकार से संपूर्ण किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट आया, कहां से आया? संविधान की पावर से। हमने पढ़ा संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 246 जो पावर देता है। उसके बाद 3 सूचियां बनाई गई हैं। सबसे पहले केंद्रीय सूची, राज्य सूची और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम संघीय सूची बोल रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट कहां से आया है? केंद्रीय सूची से आया है। अब जब हम केंद्रीय सूची से इनकम टैक्स को लेके आए तो गवर्नमेंट ने उसके बाद 1961 में एक कानून पास किया जिसका नाम रखा आयकर अधिनियम 1961। अच्छा जी, जब हमने कानून बना लिया तो उसके लिए हमें कायदे नियम बनाने पड़ेंगे। वो बनाए हमने आयकर नियम 1962 में। ये आप मेरे साथ अभी देख रहे थे। क्या अकेले नियम बनाने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या किया गया? हर साल फाइनेंस एक्ट को लाया जाता है। ध्यान से सुनिए, हर साल फाइनेंस एक्ट लाते हैं जिसे हम बजट बोलते हैं। अभी आया था 28 फरवरी को, आया था ना बजट? बिल्कुल आया था जी। तो जब बजट आता है तो बजट क्या करता है? उसमें चेंजेस कर देता है। वो सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिलने वाली है। तो अभी तक हमने 3 बातें समझी कि सबसे पहले आया आयकर अधिनियम यानी कि एक्ट आया, उसके बाद आए उसके रूल्स यानी कि उसके नियम कायदे आए। नियम कायदों के बाद अब हर साल क्या आता है? बजट आता है यानी कि वित्त अधिनियम आता है। ये आप ध्यान देंगे मेरे साथ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद क्या आता है? वार्षिक बजट आता है, वित्त अधिनियम आता है। उसके अलावा क्या आता है? उसके अलावा आता है अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस आती हैं। गाइस ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या आता है? बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो कानून में परिवर्तन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसकी पूरी डिटेल इस पीडीएफ में आपको आगे मिलने वाली है। जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपको घर पे भी डिलीवर होंगे, उनके अंदर ये सारी डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, उसके अलावा क्या आते हैं आपके पास? नोटिफिकेशंस आते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो सीबीडीटी है, यहां पे ध्यान रखें, सीबीडीटी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब केंद्रीय कर। ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड मतलब एक केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है जो कि डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, जो कि प्रत्यक्ष करों के ऊपर अपने नियम कायदे लागू करवाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है वो क्या करता है? नियम कायदे इशू करता रहता है, अपने सर्कुलर जारी करता रहता है। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। सबसे पहले एक्ट, उसके बाद रूल्स, उसके बाद नोटिफिकेशंस, उसके बाद नोटिफिकेशंस,
ये मैं आपको 1 मिनट मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर बढ़िया से आए। देखिए सबसे पहले क्या है, वेरी गुड, आंसर भी आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले है आपका एक्ट, फिर है आपके लिए रूल्स। रूल्स क्या काम करते हैं? रूल्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, तो वो एक्ट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, ये कोई भी एक्ट हो, चाहे कंपनी एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, किसी भी प्रकार का एक्ट हो, उसके रूल एक्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अच्छा सर, तो इसके अलावा क्या एक क्वेश्चन और भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक क्वेश्चन ये और बन सकता है कि क्या एक्ट में जो बात लिखी हुई है, रूल्स में उसके अपोजिट कोई बात लिखी हुई है, तो दोनों में से किसकी चलेगी? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्ट में एक बात लिखी हुई है, उसी के रूल्स में उसकी अपोजिट बात लिखी हुई है, यानी कि उससे उल्टी बात लिखी हुई है, तो अब किसकी बात चलेगी? तो ध्यान रखना है हमें यहां पर, तो हमेशा एक्ट की ही चलेगी, हमेशा एक्ट की ही चलेगी। रूल्स कभी भी एक्ट से आगे नहीं जा सकते, रूल्स कभी भी एक्ट से आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि नियम कायदे कानून को लागू करवाने के लिए होते हैं, पर कानून से बड़े कभी नहीं हो सकते। तो एक बात मैं आपसे और यहां पे डिस्कस करूंगा, क्या एक्ट संविधान से बड़ा हो सकता है? नहीं। अगर संविधान में कोई बात लिखी हुई है और कानून में कोई उल्टी बात लिखी हुई है, तो हमेशा संविधान लागू होगा, एक्ट को भी वहां पर झुकना पड़ेगा। तो आपने यहां पर दो बातें समझी कि नियम में अगर कोई बात एक्ट के अपोजिट लिखी हुई है तो एक्ट की चलेगी, तो बात एक्ट की चलेगी, और अगर एक्ट में कोई बात उल्टी लिखी हुई है तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, संविधान की चलेगी। ये हमें स्ट्रक्चर को समझ के चलना है। तो चलिए अब हम वापस इनकम टैक्स के ऊपर आते हैं कि एक्ट में अगर कोई बात और रूल्स में कोई बात अलग अलग है तो हमेशा एक्ट की चलेगी। तो हम पढ़ रहे थे कि सबसे बड़ा कौन? एक्ट, उससे छोटा कौन? रूल्स। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन क्या काम करता है। देखिए ये हमें बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सा काम किसका है। नोटिफिकेशन क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन का काम है एक्ट में परिवर्तन करना। ध्यान से सुनिए, नोटिफिकेशन का क्या काम है? वो मूल रूप से एक्ट में या मूल रूप से नियमों में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो एक्ट में परिवर्तन करने का कार्य करता है, यानी कि नोटिफिकेशन की अच्छी खासी पावर हो गई। ये हमने यहां पर समझा। चलिए इसके अलावा हम क्या समझते हैं, एक वर्ड होता है सर्कुलर। एक वर्ड क्या होता है? सर्कुलर। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, एक वर्ड क्या होता है? सर्कुलर होता है। अब ये सर्कुलर क्या काम करता है? ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अब ये सर्कुलर क्या काम करता है? सर्कुलर काम करता है कि बोर्ड जो आपका सीबीडीटी है, गाइस ध्यान से सुनिएगा, जो आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है, वो क्या कार्य करता है? वो सर्कुलर जारी करता है टाइम टू टाइम। किस लिए? ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए। मान लीजिए किसी मुद्दे पर कंफ्यूजन है, मान लीजिए किसी मुद्दे पे कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि इसका कानून का क्या मतलब है, उसको समझाने के लिए सर्कुलर जारी करता है सीबीडीटी। क्या सीबीडीटी कानून में क्या सर्कुलर कानून में परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल नहीं करता। सर्कुलर सिर्फ क्लैरिटी लाने का काम करता है, ये कानून में परिवर्तन नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन कानून में परिवर्तन करता है। ये एमसीक्यूज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्कुलर क्या कानून में परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या सर्कुलर असेसी पे यानी कि करदाता पे बाध्य है? बिल्कुल नहीं है, करदाता को भी बाध्य नहीं करता। सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफिसर को बाध्य करता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि इनकम टैक्स एक्ट अकेला नहीं चलता है, इनकम टैक्स एक्ट के साथ उसके नियम कायदे चलते हैं, उसके नियम चलते हैं, उसकी अधिसूचनाएं, उसका बजट चलता है, और प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या करता है? टाइम टू टाइम, प्रत्यक्ष कर बोर्ड टाइम टू टाइम अपने परिपत्र यानी कि सर्कुलर जारी करता रहता है। क्या इतने से खत्म हो गई बात? बिल्कुल नहीं हुई जी। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो कि होते हैं कोर्ट के डिसीजंस। इसके अलावा क्या होता है जी? इसके अलावा होते हैं कोर्ट के डिसीजंस। अब मान लीजिए कोई मुद्दा कानून में लिख दिया गया, पर वो
जनता के खिलाफ है। देखिए मैं साधारण भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, कोई मुद्दा लिख दिया गया पर वो जनता के अगेंस्ट है, जनता के खिलाफ है, तो क्या किया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, रिट पिटीशन डायल करते हैं, रिट पिटीशन दाखिल करते हैं कोर्ट में, कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला देता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता है, ध्यान से सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो वो भी कानून का भाग बन जाता है, वो भी कानून का भाग बन जाता है। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा, मुझे फटाफट से बताएं। अभी तक हमने समझा कि इनकम टैक्स एक्ट अकेला कभी नहीं चलता, उसके साथ साथ कई चीजें और चलती हैं, यानी कि कानून, यानी कि नियम, यानी कि नोटिफिकेशन, बजट, सर्कुलर, और हमने साथ में समझा कोर्ट के डिसीजंस को। तो ये कुछ बातें अभी तक हमने समझ के चली हैं। फटाफट से बताएं, मैं आपको देख रहा हूं, फटाफट से आप बताएं। देखिए वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी कोई दूर नहीं है, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी के चक्कर में मत रहें, पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है आप लोगों का। रोज इस तरह के मैसेजेस काफी सारे आते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। फटाफट से पढ़ाई पे ध्यान दें, फिर वैकेंसी आ जाएगी तो हम कहेंगे एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है, समय नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तो प्रचुर समय मिला था आपको 3 महीने से, आपको तो 3 महीने से समय मिला था ना, फिर हम कहेंगे कि समय नहीं था। समझ आ गया, वेरी गुड। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है यहां पर? वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, पढ़ाई में ध्यान दें फटाफट से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैटर आप लोगों को मिल जाएगा। आयकर अधिनियम अब 1961, उसके बाद यहां पर आपको फाइनेंस एक्ट की बात लिख दी गई है, फाइनेंस एक्ट में ये लिख दिया गया है कि क्या क्या आता है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स की पूरी कहानी है आपके पास, सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ गए आपके पास, केस लॉज आ गए। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारा का सारा पढ़ने वाला मैटर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं हम यहां पर लेवी ऑफ इनकम टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं आयकर के लगने का तरीका, अब हम बात कर लेते हैं आयकर के लगने का तरीका। तो अब हमें ये समझना है कि ये आयकर कैसे लगता है, कब लगता है, क्या स्टेप्स हैं इसके। लास्ट टाइम भी हमने जब यहां पे समझा था, और काफी एग्जाम्स में इन स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब हमें ये सारे स्टेप्स समझ के चलने हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या क्या स्टेप है, देखिए इनकम टैक्स एक्ट लगाने के लिए कई सारे चरण हैं, यानी कि सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि आपकी आय कहां से आई है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, आपकी आय कहां से आई है। तो फटाफट से हमें आय का डिसीजन लेना होता है, क्या उस आय पर कर लगना चाहिए, कहां से आई है, कर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसमें से कोई छूट बनती है, छूट दे दिया, छूट लगने के बाद हम लोग देखते हैं कि आय कितनी बची, उस आय पर हम फिर क्या करते हैं, टैक्स की गणना करते हैं। तो ये सारी कहानी को, देखिए मैं साधारण भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, ये सारी कहानी को हमने कुछ चरणों में बांटा हुआ है, उन चरणों को आगे हम यहां समझने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको, इससे पहले आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं आपसे वो ले लेना चाहता हूं फटाफट से। अगर आपको यहां तक कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहां पे आपको रिकैप करवा देता हूं, जल्दी से मैसेज कर दीजिए फटाफट, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। जल्दी से आप मैसेज करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, फटाफट से बताएं। मैं आपकी बात को देख रहा हूं नंद किशोर जी, मैंने आपकी बात को पढ़ लिया है। दिव्या जी बहुत जल्दी आने वाली है, मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआत में आ सकती है। बाकी नोटिफिकेशन हम लोग नहीं निकालते, हम लोगों को तो जो न्यूज आती है वो हम आप लोगों तक प्रोवाइड करवा देते हैं। फटाफट से अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप मुझसे बताएं फटाफट से, मैं आपको वेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर अभी तक जो पढ़ा है समझ आ गया तो आप मुझे थम्स का इंप्रेशन दें, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बताएं। मैं वापिस से एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं। देखिए फटाफट से हमने क्या देखा, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि टैक्स क्या है। टैक्स देखिए, गवर्नमेंट टैक्स लेती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, जो उसने काम करने हैं लोगों के लिए। 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को हमने समझा था
कि ये उसी व्यक्ति से लिया जाता है जिसके ऊपर ये लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगना है, मेरी आय पे कर लगना है, तो वो मुझी से वसूल किया जाएगा। मेरी इनकम पे टैक्स लगना है तो वो मुझी से वसूल किया जाएगा। बिल्कुल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा तो मुझे से वसूल किया जाएगा, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर वो टैक्स है जो लगेगा तो मुझ पर वसूल किससे किया जाएगा? किसी थर्ड पार्टी से। जिसे हमने अभी उदाहरण के तौर पर समझा था, हमने ए और बी का उदाहरण लिया था, हमने ए और बी का उदाहरण लिया था। यानी कि टैक्स तो मैं दे रहा हूं, टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? मेरी जेब से जा रहा है, पर मैं दूंगा इस ए पर्सन को, ए पर्सन गवर्नमेंट को चुकाएगा। गाइस ध्यान से सुनिए, टैक्स देगा कौन? टैक्स देगा बी, यानी कि मैं दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? मैंने जब सामान खरीदा था ए से, यानी कि मैंने ए से बिस्किट खरीदा था, हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया, तो मैंने जब ए से बिस्किट खरीदा, मैंने टैक्स दे दिया ए को, गवर्नमेंट को चुकाने का दायित्व किसका है? ए का। तो इसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जिसके ऊपर लगा उसने ना देकर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ गई। साधारण भाषा से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। करके दो प्रकार, प्रत्यक्ष कर एग्जाम्पल के तौर पर हमने आयकर समझा, और अप्रत्यक्ष कर में हमने क्या समझा? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। हमारी जब जीएसटी की क्लास थी, हमने जीएसटी की क्लासेस में ये समझा था कि कई तरह के जीएसटी किससे मिला है? कई तरह के टैक्सेस को मिलकर बना है, जो कि 17 टैक्सेस थे। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन बनाने वाला या तो क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है या कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन क्या देता है? इन्हीं में से क्वेश्चन, जैसे जीएसटी का क्वेश्चन दे दिया, और हमने डिस्कस किया था कि अब जीएसटी में एक फेवरेट क्वेश्चन है उसका, जीएसटी में एक फेवरेट क्वेश्चन है उसका जो कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि क्या कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो हमने जिन स्टूडेंट्स ने जीएसटी की क्लास लगाई हुई है उनको मालूम होगा कि सीमा शुल्क को जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। वो पहले भी लगता था और आज भी लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, ये हमें समझकर चलना है। चलिए, इसके बाद बता रहे हैं कि जीएसटी लगने की पावर कहां से मिलती है हमें। देखिए, जीएसटी लगने की पावर ना हमें दो जगह से आई हुई है। हमें आर्टिकल 265 और 246 को ध्यान में रखना है, जो कि 3 श्रेणियां हमें देते हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और संगामी सूची, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब आपने इसको बोला ना कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो उसी तरह से संघीय लिस्ट यानी कि यूनियन, केंद्र सरकार द्वारा जो लिस्ट मिली है उसकी बात कर रहा है। टेलीग्राम पे ग्रुप है जी हमारा, ठीक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं और देख रहा हूं, क्लासेस डेली ऑनलाइन होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। उसी की तैयारी में मैं उसी के लिए ही आता हूं यहां पर, ताकि सारी की सारी तैयारियां हम लोग चेक कर लें कि सारा सिस्टम ठीक चल रहा है क्या। बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल सही बात है, आपका जो आपने लिखा वो सही लिखा है। चलिए, हालांकि मैं आपको बजट में जो चेंजेस अभी जो 16 मार्च को हमारा जो बजट है 2020 वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसकी भी मैं क्लास अलग से आप लोगों को बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ताकि एग्जामिनर अगर एक्स्ट्रा पूछे भी, क्योंकि एग्जामिनर ने कोई कसम नहीं खाई हुई है कि वो वही पूछेगा। हम लोग किसी इंस्टीट्यूट की तरह से नहीं चल सकते हैं, जैसे हमारे सीए इंस्टीट्यूट होता है या सीएस इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर 1 साल पुराना बजट चलता है, पर हम वहां पे वैसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हो सकता है कि अभी पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम मान लीजिए अगर मई में होता है, एग्जाम मान लीजिए अगर मई में होता है, तो वो हो सकता है 2020 का बजट भी आप लोगों से पूछ ले, ऐसी कोई कसम नहीं खाई हुई है उन लोगों ने, ठीक है। और ऐसा भी होता है कई बार वो 50 साल पुराना क्वेश्चन पूछ ले जो कि एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बनते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक है जी, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स के नाम पे वो 2-2 साल पुरानी जीके पूछ लेते हैं, ये तो आप सभी ने अभी देखा ही था। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संगामी सूची, और इनकम टैक्स लगाने की पावर कहां से मिली हुई है? इनकम टैक्स लगाने की पावर मिली हुई है संघीय सूची से। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा था कि आयकर, हमने क्या समझा कि इनकम टैक्स के साथ साथ क्या क्या चीजें चलती हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 चलता है, बिल्कुल चलता है जी, आयकर अधिनियम 1961।
उसके नियम 1962 में, राजकीय अधिसूचनाएं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या वित्त मंत्रालय टाइम टू टाइम जारी करता रहता है, उसके बाद बजट, उसके बाद आपके सर्कुलर वगैरह, और उसके बाद कोर्ट के डिसीजन। ये हम लोगों ने यहां पर समझा था जी। अच्छा सर, इसके बाद क्या क्या करा सर? इसके बाद हमने इसको एक इमेज के थ्रू समझा हुआ है कि क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए, ये हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको। उसके बाद अब हम आने वाले थे इसके स्टेप्स के ऊपर। उसके बाद हम कहां आ रहे थे? उसके बाद हम आ रहे थे स्टेप्स के ऊपर कि कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम इसके स्टेप्स पर आ रहे हैं। इसके स्टेप्स को हम लोग अपनी अगली क्लास में, यानी कि जो अगली क्लास हम कल तो संडे है, इसकी अगली क्लास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, या आपका चैनल भी है। अपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आते रहें। और ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अब आपको रेगुलर रहना है इस क्लासेस के लिए। ये सारा मैटर ऑलरेडी बन चुका है, तो हम लोग डेली मिला करेंगे। जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लें, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और जल्दी से हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिव्या जी, कोशिश मेरी यही है, जब जब स्टूडियो खाली रहेगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैंने कोई टाइम इसलिए फिक्स नहीं किया कि स्टूडियो की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। जैसे जैसे हम कुछ ही दिनों में हम लोग इसका लाइव का प्लान आप लोगों को दे देंगे, लाइव की प्लानिंग आप लोगों को दे देंगे, उसका टाइमिंग आप लोगों को दे देंगे। अभी तो हमें स्टूडियो की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, तो उस समय ही मैं लाइव आ पाया हूं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम लोगों से जुड़े रहें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। देखिए आप लोग, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस हम लोग आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में। और वैकेंसी की जो बात पूछ रहे थे, वैकेंसी जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डेवलपर लगे हुए हैं सारे, बहुत सा कंटेंट आपका डेली बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं परसों। मोना जाट जी, क्या ये सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा क्या हमें? चलिए, आपका इस जो आपने पूछा है उसका जवाब यस है। इतनी जोर जोर से रोज चिल्ला के बोलता हूं, वीडियो के शुरू में सुन लेना, मैंने बोला हुआ है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। कोई क्वेरी है तो पूछ लो। चलिए जी, बाय बाय।